दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सबकी तैयारी बहुत ज़ोर शोर से चल रही होगी। महिला पर्यवेक्षक की आप जो तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों इसी तैयारी के बीच हम आपके लिए लेकर आए हैं 22 मार्च 2025 को होने वाली परीक्षा के लिए फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के टोटल 160 MCQ हम इस टॉपिक पर लेकर आए हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन में अभी देख पा रहे हैं, हमने टोटल 10 टॉपिक इसमें कवर किया है। पहले टॉपिक है महिलाओं और बच्चों से संबंधित कानून। जितने भी कानून हैं महिलाओं और बच्चों से संबंधित, वो सभी कानून को हमने कवर किया है। पंचवर्षीय योजनाओं में जो विकास हुआ है, नेतृत्व और संप्रेषण, बाल विकास और प्रीनेटल विकास, सामान्य बीमारी, एकीकृत बाल सुरक्षा योजना, सामुदायिक संगठन के सिद्धांत, सामान्य तर्क शक्ति, विभागों की योजनाएं और शारीरिक संरचना सामान्य ज्ञान। दोस्तों ये टोटल 10 टॉपिक से रिलेटेड हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है उनको हमने लेकर आया है आपके सामने। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं और कंप्लीट वीडियो देखिएगा। जहाँ भी दिक्कत होगी तो कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न निवारण, निषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 को किस नाम से जाना जाता है? जो कार्यस्थल में महिलाओं का यौन उत्पीड़न होता है, जो अधिनियम बनाया गया है 2013 में, उसको किस नाम से जाना जाता है? पॉस अधिनियम, पॉक्सो अधिनियम, सेडा अधिनियम या उज्ज्वला अधिनियम? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पॉस अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों से संबंधित पॉक्सो अधिनियम 2012 किस अपराध से जुड़ा है? ऑप्शन नंबर ए है बाल श्रम, बाल यौन शोषण, बाल विवाह या बाल तस्करी। इसका राइट आंसर क्या होगा आपके हिसाब से दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल यौन शोषण। दोस्तों ऐसे ही हमने कंप्लीट वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। कंप्लीट 160 क्वेश्चन है। वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए, क्योंकि हम प्रत्येक डेट के लिए, हर तिथि के लिए अलग अलग वीडियो लेकर आएंगे। जिनका भी एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है वो हमारी कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप पूरा सिलेबस का वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उनका पूरा लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं यूनिट वाइज यूनिट। और बाकी यहाँ हमने जो डेट वाइज एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, इसको भी आप देख सकते हैं। जिनका एग्ज़ाम 22 मार्च को है वो तो देखें ही, जिनका आगे एग्ज़ाम है वो भी देख लें। हो सकता है कि ये जो क्वेश्चन है तो और आगे वाले एग्ज़ाम में भी आ जाएं, है ना? क्योंकि हम तो देखिए सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही बनाते हैं, पर ज़रूरी नहीं कि हम जिस तरह से क्वेश्चन दें उसी तरह से क्वेश्चन आए। थोड़ा सा घुमा फिरा के भी पूछ सकता है ना? तो इसलिए आप लोगों को कंप्लीट वीडियो देखना है, सभी को देखना है जिनका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है। और लास्ट में हमको ज़रूर बताइएगा कि आपके टोटल कितने नंबर सही हुए, कितने गलत हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हैं, भारत में बाल श्रम अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? जो बाल श्रम अधिनियम है किस वर्ष लागू किया गया था? 23 दिसंबर 1986, 22 मार्च 1992, 2 अक्टूबर 1985 या 10 दिसंबर 1961? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या आपको पता है? अगर पता है तो कमेंट करिएगा, नहीं पता तो देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 23 दिसंबर 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत महिलाओं को मुफ्त और अनिवार्य कानूनी सहायता का अधिकार प्राप्त है? विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, महिला आरक्षण अधिनियम 1993, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, पॉक्सो अधिनियम 2012? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या आप बता पाएंगे? क्या हो पाएगा? अगर आपको पता है तो कमेंट करिएगा, नहीं पता है तो देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपके गलत आंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ऑप्शन ही इस तरह से दिए गए हैं कि आपको भ्रमित कर सकते हैं। लेकिन आपको भ्रमित नहीं होना है, आपको एग्जैक्ट नॉलेज लेके जाना है एग्ज़ाम से पहले। कंप्लीट वीडियो देखिए, क्योंकि इसी तरह से पूरे हम आपके क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटियों को संपत्ति में समान अधिकार देने के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन कब किया गया?
तो ये किया गया दोस्तों 2005 में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, किस कानून के तहत बच्चे के जन्म के तुरंत बाद उसे माता पिता की नागरिकता मिलती है? तो ये मिलती है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निवारण के लिए कार्यस्थल पर कौन सी समिति बनाई जाती है? महिला सुरक्षा समिति, आंतरिक शिकायत समिति, कानूनी सहायता प्रकोष्ठ या पुलिस सहायता समिति? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपके हिसाब से? अगर आप इसका आंसर दे सकते हैं तो कमेंट करिएगा क्वेश्चन नंबर के साथ में, और यदि नहीं पता तो हम आपको बता देते हैं कि इसको कहते हैं आंतरिक शिकायत समिति, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों एग्जाम में हो सकता है इसके स्थान पे आपको आईसीसी का भी ऑप्शन आ सकता है ना, तो वो भी आपको याद रखना है कि इसको आईसीसी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल तस्करी और शोषण के मामलों से निपटने के लिए सरकार द्वारा कौन सा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है? 1930, 1098, 1982, 181? कौन सा नंबर है हेल्पलाइन नंबर? तो ये है दोस्तों 1098, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार कितने वर्ष से आयु के बच्चों को किशोर माना जाता है? तो इसको माना जाता है 18 वर्ष। 18 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होते हैं या 18 वर्ष के हो जाते हैं उनको किशोर माना जाता है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम महिला अधिनियम 2019, मुस्लिम महिला मतलब विवाह अधिकार संरक्षण की बात हो रही है यहाँ पे, तो मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 किस मुद्दे से संबंधित है? तलाक ए हसन, तलाक ए बिद्दत, तलाक ए अहसन, तलाक ए सुन्नत? अब बताइए इसका राइट आंसर क्या आप दे पाएंगे? इसका क्या होगा राइट आंसर? जो लोग तैयारी किए होंगे तो वो दे देंगे इसका आंसर कि क्या होगा इसका राइट आंसर एक क्लिक में, और जो लोग तैयारी नहीं किए हैं या कि किए भी होंगे लेकिन उनके सामने इस तरह का क्वेश्चन ना आया होगा तो शायद उनको थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों तलाक ए बिद्दत, जिसको ट्रिपल तलाक भी कहते हैं, 3 तलाक कहते हैं ना, वो तलाक ए बिद्दत ही है। 3 तलाक को तलाक ए बिद्दत के नाम से भी जानते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है? 100, 1077, 108 या 1091? तो इसका राइट आंसर है 1091, ऑप्शन नंबर डी। हालांकि यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि 108 क्यों नहीं बोला गया, क्योंकि 108 जो है तो ये महिला हेल्पलाइन नंबर सिर्फ महिला हेल्पलाइन नंबर नहीं है, यहाँ पे ये 108 जो है तो एम्बुलेंस का नंबर है, और 108 डायल करने पर तो किसी के लिए भी एम्बुलेंस की मांग की जा सकती है ना, सिर्फ महिला बस के लिए नहीं, यहाँ महिला की बात हो रही है तो इसके लिए 1091 होगा। नेक्स्ट है, मातृत्व अवकाश लाभ किन महिलाओं को मिलता है? सरकारी महिला कर्मचारियों को, निजी महिला कर्मचारियों को, सभी संगठित क्षेत्र की महिला कर्मचारियों को या महिला शिक्षिकाओं को? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी संगठित क्षेत्र की महिला कर्मचारियों को, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुरक्षा बीमा सुरक्षा योजना किससे संबंधित है? क्वेश्चन 13 है, सुरक्षा योजना किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाव, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत एक संगठन में कितने या अधिक कर्मचारियों पर आंतरिक शिकायत समिति बनाना अनिवार्य है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10। 10 कर्मचारियों या 10 सदस्यों के सहयोग से एक समिति बनाई जाती है जिसको आंतरिक शिकायत समिति कहते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा दहेज मृत्यु से संबंधित है? इसको हमने दोस्तों कई बार आप लोगों को बता दिया है, और इसको हमने इसलिए बार बार रिपीट किया है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो जो दहेज मृत्यु है उसमें कौन सी धारा लगती है? धारा 304 बी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार किन अपराधों के लिए 16 से 18 वर्ष के किशोरों को वयस्क की तरह दंडित किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है दोस्तों जघन्य अपराधों के लिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मातृत्व लाभ अधिनियम 2017 के अनुसार किन कंपनियों को क्रेच सुविधा प्रदान करनी होती है? तो इनको प्रदान करनी होती है जिनके पास 50 से अधिक कर्मचारी हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 1961 की किस धारा के तहत दहेज लेना और देना दोनों अपराध माने जाते हैं? तो जो दहेज निषेध अधिनियम 1961 है उसके अंतर्गत कौन सी धारा है जिसके तहत दहेज लेना और देना दोनों अपराध माना गया है? वो है धारा 3 और 4, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट के किस निर्णय में कहा गया कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए आंतरिक शिकायत समिति अनिवार्य होनी चाहिए? ये सुप्रीम कोर्ट के किस निर्णय में कहा गया है? इसको कहा गया है दोस्तों विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के तहत महिलाओं को पैतृक संपत्ति में बराबरी का हक दिया गया है? अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, पहले आप ऑप्शन पढ़िए, वीडियो पॉज कर लीजिए और ऑप्शन पढ़िए, इसके बाद फिर इसका आंसर दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। और अगर आपको नहीं पता इसका राइट आंसर तो मैं बता देता हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005। यहाँ पे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 भी है, लेकिन उसमें नहीं दिया गया था महिलाओं को पैतृक संपत्ति में बराबरी का अधिकार, लेकिन जब उसमें संशोधन किया गया 2005 में तो फिर उसमें दिया गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना संभावना एवं प्रदर्शन के रूप में जानी जाती है? तो इसको जानी जाती है दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक उदारीकरण की नीति भारत में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाई गई थी? तो ये अपनाई गई थी दोस्तों 8वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना को बिखरी हुई योजना कहा जाता है? तो इसको कहते हैं दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना को, जिसको असफल योजना के रूप में कहा गया है, उसी को बिखरी हुई योजना भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर विशेष बल दिया गया था? तो ये दिया गया था दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 10 अगस्त 1950, 15 मार्च 1950, 15 अप्रैल 1950 या 10 जनवरी 1955? अब बताइए, आपको मान लीजिए इसके पहले आप पढ़े होंगे तो सिर्फ आपको सिर्फ वर्ष याद होगा कि 1950 में हुआ था, लेकिन अब यहाँ तो डेट भी मेंशन कर दिया गया ना, तो अब बताइए इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। इसीलिए कहते हैं कि वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा, इसी तरह के नॉलेज आपको मिलने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही यूजफुल होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 15 मार्च 1950, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, कौन सी पंचवर्षीय योजना समय से पहले समाप्त कर दी गई थी? तो इसको समाप्त किए थे 5वीं पंचवर्षीय योजना को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत की अंतिम योजना थी? तो ये थी 12वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने औपचारिक रूप से पंचवर्षीय योजनाओं को कब समाप्त किया? तो ये समाप्त किया था 2017 में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़ी योजना जिसको रोलिंग प्लान कहा जाता है, रोलिंग प्लान की शुरुआत किसने की थी? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मोरारजी देसाई या जवाहरलाल नेहरू? तो इन्होंने किया था मोरारजी देसाई ने, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का विचार किससे प्रेरित था? अमेरिकी मॉडल, रूसी मॉडल, ब्रिटिश मॉडल या चीनी मॉडल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रूसी सोवियत मॉडल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बैंक राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो ये हुआ था 4थी पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलिंग प्लान किस पंचवर्षीय योजना के बाद लागू किया गया था? तो जो रोलिंग प्लान है तो ये लागू किया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारत में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान एलपीजी नीति लागू की गई थी? एलपीजी का मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इन तीनों को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था? इसको किया गया था 8वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर बी।
दोस्तों अगर आपको किसी भी आंसर में या किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप तुरंत हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 20 सूत्री कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजगार गारंटी योजना किस राज्य में सबसे पहले शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की निगरानी कौन करता था? पंचवर्षीय योजनाओं की निगरानी कौन करता था? नीति आयोग, योजना आयोग, वित्त आयोग या लोकसभा? तो इसका राइट आंसर है योजना आयोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए औसत वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर का लक्ष्य क्या था? 7%, 5.6%, 8% या 10%? तो अब इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या आपको पता है? अगर पता है तो कमेंट करिए, नहीं पता तो देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग कब स्थापित किया गया? पहले योजना आयोग था, योजना आयोग को समाप्त किया गया, उसके स्थान पर नीति आयोग को लाया गया। तो कब समाप्त किया गया है योजना आयोग को? समाप्त करके नीति आयोग को कब स्थापित किया गया था? इसको किया गया था दोस्तों 1 जनवरी 2015 को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, नेहरू महाल नोबिस मॉडल का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था औद्योगिकरण, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि महाल नोबिस मॉडल जो है तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल है और उसमें औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया गया था, तो इसीलिए यहाँ पे एक शब्द और जुड़ गया, नेहरू महाल नोबिस मॉडल। तो इसका उद्देश्य भी वही है, औद्योगिकरण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना में किस बड़े बांध परियोजना का निर्माण किया गया था? भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, दामोदर घाटी या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तीनों बांध परियोजना का निर्माण कराया गया था पहली पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है, कौन सा नेतृत्व सिद्धांत कार्य और संबंध के बीच संतुलन बनाने की बात करता है? लक्षण सिद्धांत, व्यवहार सिद्धांत, फिडलर का आकस्मिकता सिद्धांत या एक्स और वाई सिद्धांत? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फिडलर का आकस्मिकता सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेसेज फेयर नेतृत्व शैली की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसका प्रमुख विशेषता है कर्मचारियों को स्वायत्तता देना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मैकग्रेगर्स थ्योरी एक्स के अनुसार कर्मचारी कैसे होते हैं? स्वाभाविक रूप से मेहनती और आत्मप्रेरित, आलसी और काम से बचने वाले, नेतृत्व के लिए उपयुक्त या नए विचारों के लिए खुले? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या आप इसका आंसर दे पाएंगे अगर आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है? दोस्तों ये संप्रेषण से रिलेटेड क्वेश्चन है, नेतृत्व और संप्रेषण से रिलेटेड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आलसी और काम से बचने वाले होते हैं। ये कौन कहा है? मैकग्रेगर थ्योरी के एक्स में कहा गया है। नेक्स्ट है, ट्रांजैक्शनल लीडरशिप का मुख्य तत्व क्या है? इसका मुख्य तत्व है पुरस्कार और दंड प्रणाली। कैसे? जो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप को हिंदी में कहते हैं दोस्तों लेन देन नेतृत्व। लेन देन नेतृत्व क्षमता के मतलब अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपको पुरस्कार मिलेगा, अगर आप कोई गलत काम करते हैं, कोई गलती करते हैं तो उसमें आपको दंड भी मिलेगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार सिद्धांत पर आधारित नहीं है? कौन सा व्यवहार सिद्धांत पर आधारित नहीं है? ओहायो स्टेट स्टडीज, मिशिगन स्टडीज, महान व्यक्ति सिद्धांत या मैनेजेरियल ग्रिड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महान व्यक्ति सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी। ये व्यवहार सिद्धांत पर आधारित नहीं है, बाकी सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरंकुश नेतृत्व की प्रमुख विशेषता क्या है? निर्णय कर्मचारियों द्वारा लिए जाते हैं, नेता का पूरा नियंत्रण रहता है, हर कोई समान रूप से भाग ले सकता है या पूर्ण स्वतंत्रता होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेता का पूरा नियंत्रण रहता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संचार औपचारिक संचार का एक प्रकार नहीं है?
तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अंगूर लता या ग्रेप वाइन संचार जिसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर मौखिक संचार में क्या शामिल होता है? केवल लिखित भाषा, केवल मौखिक वार्ता, शारीरिक हाव भाव, नेत्र संपर्क आदि, या केवल ईमेल और दस्तावेज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक हाव भाव, नेत्र संपर्क, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, अंगूर लता संचार जिसको ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन कहते हैं, अंगूर लता संचार का मुख्य लाभ क्या है? इसका मुख्य लाभ है यह औपचारिक संचार से ज़्यादा तेज होता है। ठीक है, ये अंगूर लता संचार कहता है। नेक्स्ट है, सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों हर्सी और ब्लैंचर्ड के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, LPC लीस्ट प्रीफर्ड कोवर्कर मतलब सबसे कम पसंद किया जाने वाला सहकर्मी। तो LPC स्केल किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये है आकस्मिकता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा नेतृत्व सिद्धांत शक्ति और प्रभाव पर केंद्रित है? गुण सिद्धांत, व्यवहार सिद्धांत, परिस्थितिजन्य सिद्धांत, फ्रेंच और रेवेन का शक्ति सिद्धांत? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों ये क्वेश्चन के लेवल किस तरह से हैं आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और किसी भी क्वेश्चन में अगर मान लीजिए कुछ मिस्टेक हो जाता है हमसे तो वो भी आप बता दीजिएगा कि यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, और किसी क्वेश्चन या किसी ऑप्शन में समझने में दिक्कत होती है उसको भी बताइएगा। हालांकि हमारे कुछ व्यूअर हमसे शिकायत करते हैं कि आप वीडियो में बात ज़्यादा करते हैं, तो दोस्तों बात ज़्यादा करने का मतलब हमारा ये नहीं है। हम चाहते हैं कि आप जो भी कंटेंट देखें, जो भी पढ़ें, उसको आप 100% आपको याद होना चाहिए। हर तरीके से हम समझाने का प्रयास करते हैं, इसलिए थोड़ी सी बात का ज़्यादा हो जाना स्वाभाविक सी बात है, पर इस चीज़ को आप नज़रअंदाज करके अपना पूरा फोकस पढ़ाई पर करें, तैयारी पर करें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है फ्रेंच और रेवेन का शक्ति सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, कौन सा नेतृत्व सिद्धांत यह कहता है कि अलग अलग स्थितियों में विभिन्न प्रकार के नेतृत्व की आवश्यकता होती है? गुण सिद्धांत, व्यवहार सिद्धांत, आकस्मिकता सिद्धांत या लेन देन संबंधी सिद्धांत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आकस्मिकता सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहभागी नेतृत्व की मुख्य विशेषता क्या होती है? तो इसकी मुख्य विशेषता है कि नेता अपने अनुयायियों से सलाह लेता है, इसी को तो सहभागी नेतृत्व कहते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा नेतृत्व मॉडल संरचना प्रारंभ करना और विचारशीलता के बीच संतुलन बनाने की बात करता है? ओहायो स्टेट स्टडीज, मिशिगन लीडरशिप स्टडीज, ब्लैक और माउंटेन का ग्रिड, पथ लक्ष्य सिद्धांत? इसका राइट आंसर हो जाएगा ओहायो स्टेट स्टडीज, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, कौन सा नेतृत्व सिद्धांत सर्वेंट लीडरशिप के रूप में जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है ग्रीन लीफ सिद्धांत को, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, सैनन और वीवर का संचार मॉडल में सबसे बड़ी बाधा क्या होती है? तो ये है नॉइज की, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संचार मॉडल रैखिक संचार मॉडल के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दोस्तों सैनन और वीवर मॉडल, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉइज शोर संचार प्रक्रिया में क्या करता है? संचार को बाधित करता है, संचार को बेहतर करता है, संचार को तेज करता है या संचार को गोपनीय बनाता है? तो इसका राइट आंसर तो आपको पता ही होगा कि जो शोर है तो संचार को बाधित करता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संचार तरीका सबसे तेज और प्रभावी माना जाता है? तो ये माना जाता है दोस्तों मौखिक संचार, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज का क्या अर्थ है? भाषाई विकार, स्वर, गति और उच्चारण, केवल संकेतों द्वारा संचार, केवल ईमेल के माध्यम से संचार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वर, गति और उच्चारण, जिसको पैरा लैंग्वेज कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोनमिक्स संचार के किस पहलू से संबंधित है? क्रोनमिक्स, तो ये संबंधित है समय प्रबंधन और प्रतीक्षा अवधि से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक ने साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया है? फ्रायड, वाइगोत्स्की, एरिक एरिक्सन,
या पियाजे, जीन पियाजे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एरिक एरिक्सन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत किससे संबंधित है? पावलोव, स्किनर, बैंडूरा या ब्रूनर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्किनर, JF स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है अल्बर्ट बैंडूरा का सोशल लर्निंग थ्योरी किस पर आधारित है? अनुसरण और अनुकरण, इनाम और दंड, अवलोकन और परीक्षण, भाषा विकास? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुसरण और अनुकरण, मतलब इमिटेशन और मॉडलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार अवस्था का संरक्षण किस संज्ञानात्मक अवस्था में विकसित होता है? संवेदी मोटर अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठोस संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ठोस संक्रियात्मक अवस्था, मतलब जिसको कंक्रीट कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महत्वपूर्ण अवधि परिकल्पना किससे संबंधित है? भाषा अधिग्रहण, सामाजिक व्यवहार, संज्ञानात्मक विकास या नैतिक विकास? अब बताइए इसका राइट आंसर आपको पता है क्या? अगर आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप क्या आंसर देंगे? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों भाषा अधिग्रहण, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है मैच्यूरेशन थ्योरी। मैच्यूरेशन थ्योरी के अनुसार विकास किसका परिणाम होता है? तो ये होता है आनुवंशिकी और जैविक प्रक्रियाओं की, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है टेराटोजेंस। टेराटोजेंस क्या होते हैं? भ्रूणी विकास को बढ़ाने वाले तत्व, जन्म दोष उत्पन्न करने वाले कारक, हार्मोन संतुलित करने वाले तत्व या पोषक में सहायक तत्व? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जन्म दोष उत्पन्न करने वाले कारक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है न्यूरल ट्यूब का समापन कब होता है? 2 सप्ताह, 4 सप्ताह, 8 सप्ताह या 12 सप्ताह? इसका राइट आंसर है दोस्तों 4 सप्ताह, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है भ्रूण के फेफड़े पूरी तरह से विकसित कब होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों 32 से 36 सप्ताह, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट एपगर स्कोर नवजात शिशु में क्या मापता है? तो ये मापता है स्वास्थ्य स्थिति। स्वास्थ्य स्थिति के अंतर्गत हृदय गति, श्वसन, रंग, मांसपेशी टोन और प्रतिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा का कार्य क्या है? इसका कार्य है भ्रूण को पोषण और ऑक्सीजन प्रदान करना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के अनुसार कौन सा स्टेज कोहलबर्ग के उत्तर सम्मिश्रण स्तर में आता है? पारंपरिक नैतिकता, व्यक्तिगत नैतिक सिद्धांतों का स्तर, दंड और आज्ञाकारिता स्तर, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना। तो अब देखिए क्वेश्चन इस तरह से हैं और ऑप्शन भी इस तरह से हैं कि इनमें से करेक्ट ऑप्शन फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण हो जाता है ना। लेकिन अगर आप तैयारी किए हैं दोस्तों तो आपके लिए तो फिर नहीं होगा, आप इसको दे देंगे इसका आंसर आसानी से। इसका राइट आंसर क्या होगा? व्यक्तिगत नैतिक सिद्धांतों का स्तर, प्रिंसिपल्ड मोरालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट का सिद्धांत किसने दिया था? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था कैरल ड्वेक ने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट भ्रूण में न्यूरल ट्यूब के समापन में कोई समस्या होने पर कौन सा विकार उत्पन्न होता है? डाउन सिंड्रोम, एनेनसेफली, थैलेसीमिया, क्रेटिनिज्म? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनेनसेफली, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है तो यहाँ पे ये देखिए एनेनसेफली क्या होता है, इसको भी आप समझ लीजिए कि भ्रूण में जो न्यूरल ट्यूब है तो न्यूरल ट्यूब के समापन में कोई समस्या होने पर एनेनसेफली नामक विकार उत्पन्न हो सकता है। एनेनसेफली एक गंभीर न्यूरल ट्यूब दोष है जिसमें भ्रूण का मस्तिष्क और खोपड़ी का एक बड़ा हिस्सा ठीक से विकसित नहीं होता है। इस स्थिति में शिशु का जन्म अक्सर मृत होता है या जन्म के कुछ घंटों या दिनों के भीतर ही मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इतना खतरनाक है ये। ठीक है,
तो ये आई होप कि आप समझ गए होंगे कि एनेन्सेफली क्या होता है। नेक्स्ट है, भ्रूणी कोशिकाओं का विभाजन किस प्रक्रिया से होता है? माइटोसिस, मियोसिस, ऑस्मोसिस या फर्मेंटेशन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों माइटोसिस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भ्रूण में लानुगो क्या है? भ्रूण में लानुगो क्या है? तो यह है हल्के बालों की परत जो शरीर को ढकती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण में वर्निक्स कैसियोसा का क्या कार्य है? जो वर्निक्स कैसियोसा है उसका कार्य क्या है भ्रूण में? तो इसका कार्य है त्वचा को सुरक्षा प्रदान करना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भ्रूण में सर्फेक्टेंट का उत्पादन कब शुरू होता है? 12 से 16 सप्ताह में, 20 से 24 सप्ताह, 26 से 28 सप्ताह या 34 से 36 सप्ताह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 26 से 28 सप्ताह। अब ये सर्फेक्टेंट होता क्या है ये आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर्फेक्टेंट एक पदार्थ होता है जो फेफड़ों में एल्वियोली की सतह पर बनता है और उन्हें सिकुड़ने से बचाता है। यह फेफड़ों की सतह तनाव को कम करता है और श्वसन प्रक्रिया को सुगम बनाता है। इसको कहते हैं सर्फेक्टेंट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण नहीं होता है? बैक्टीरिया के कारण नहीं होता। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िएगा तभी आप आंसर दे पाएंगे। टाइफाइड, टेटनस, इन्फ्लुएंजा, हैजा। तो कौन सा ऐसा रोग है जो बैक्टीरिया के कारण नहीं होता? तो ये है इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो वायरस शरीर के किस हिस्से को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? हृदय, फेफड़े, तंत्रिका तंत्र या यकृति? तो इसका राइट आंसर है तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निपाह वायरस के प्राकृतिक मेजबान कौन होते हैं? मच्छर, चमगादड़, चूहे या सुअर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चमगादड़, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, रेबीज वायरस शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है? तो ये करता है दोस्तों तंत्रिका तंत्र को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू किस मच्छर के काटने से फैलता है? ये तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। डेंगू जो है तो किस मच्छर के काटने से होता है? एडीज एजिप्टी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मलेरिया के परजीवी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिपैनोसोमा, प्लाज्मोडियम, लीशमैनिया या एटामोइबा? अब बताइए इसका राइट आंसर क्या है कि मलेरिया के जो परजीवी है उसका वैज्ञानिक नाम प्लाज्मोडियम है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, थैलेसीमिया क्या है? थैलेसीमिया क्या है? हृदय रोग है कि रक्त विकार है कि तंत्रिका तंत्र विकार है कि त्वचा रोग है, क्या है? तो ये है दोस्तों रक्त विकार, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सिकल सेल एनीमिया किसके कारण होता है? रक्त संक्रमण, आनुवांशिक दोष, वायरल संक्रमण या बैक्टीरियल संक्रमण? तो ये होता है आनुवांशिक दोष। सिकल सेल एनीमिया जो है तो आनुवांशिक दोष के कारण होता है। नेक्स्ट है, टाइफाइड की पुष्टि के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, कौन सा टेस्ट किया जाता है? एलिसा टेस्ट, विडाल टेस्ट, आरटीपीसीआर टेस्ट या मलेरिया स्मीयर? तो इसका राइट आंसर है विडाल टेस्ट। हो सकता है इसमें कुछ लोगों को ऐसा लगा हो कि मलेरिया स्मीयर होगा, लेकिन वो नहीं होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर विडाल टेस्ट है। नेक्स्ट है, डायबिटीज़ टाइप 1 में शरीर किसकी कमी से प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंसुलिन की कमी से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर के निदान के लिए सबसे प्रभावी परीक्षण कौन सा है? तो वो है पेट स्कैन, ऑप्शन नंबर सी, पीईटी स्कैन। नेक्स्ट है, हेपेटाइटिस बी के टीके को पूर्ण प्रभावी होने के लिए कितनी खुराक की आवश्यकता होती है? तो ये होती है दोस्तों 3 खुराक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबोला वायरस मुख्य रूप से शरीर के किस अंग तंत्र को प्रभावित करता है? तो ये करता है संचार तंत्र को, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकुनगुनिया बुखार का प्रमुख लक्षण क्या है? इसका प्रमुख लक्षण है अत्यधिक मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कालाजार रोग किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो ये होता है दोस्तों
लिस्मेनिया डोनोवानी के कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, येलो फीवर का टीका किसने विकसित किया था? एडवर्ड जेनर, जोनास साल्क, मैक्स थेलर या लुई पास्चर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैक्स थेलर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? बुचेरेरिया बैंक्राफ्टी, प्लाज्मोडियम विवैक्स, ट्रिपैनोसोमा ब्रुसेई, लेप्टोस्पाइरा इंटररोगेंस? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुचेरेरिया बैंक्राफ्टी, ऑप्शन नंबर ए। जो फाइलेरिया है तो जिस परजीवी कारण के होता है उसका नाम है बुचेरेरिया बैंक्राफ्टी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्किंसंस रोग में शरीर में किस न्यूरोट्रांसमीटर की कमी होती है? सीरोटोनिन, डोपामिन, एसिटाइलकोलाइन या ग्लूटामेट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डोपामिन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, ऑस्टियोपोरोसिस मुख्य रूप से किसकी कमी के कारण होता है? तो ये होता है कैल्शियम की कमी से। कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑस्टियोपोरोसिस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑस्टियोपोरोसिस बस होता है, कैल्शियम की कमी से और बहुत सारे भी रोग होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के और क्वेश्चन के हिसाब से हमको आंसर देना है, इसलिए इसका राइट आंसर कैल्शियम हो गया। नेक्स्ट है, हाइपोथायराइडिज्म में कौन सा हार्मोन कम बनता है? तो ये बनता है थायरॉक्सिन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण होता है? 18वें गुणसूत्र में, 21वें गुणसूत्र में, एक्स गुणसूत्र में या वाई गुणसूत्र में? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 21वें गुणसूत्र में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेनिल केटोनूरिया, फेनिल केटोनूरिया क्या है? तो ये है चयापचय विकार, ठीक है। नेक्स्ट है, पुटीर तंतुशोथ किसके कारण होता है? तो ये होता है दोस्तों CFTR जीन में उत्परिवर्तन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकल सेल एनीमिया किस प्रकार की आनुवंशिक बीमारी है? तो ये है ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, डेंगू फीवर की पहचान के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो ये किया जाता है NS1 एंटीजन टेस्ट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड से बचाव के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? TT वैक्सीन, VI पॉलीसेकेराइड वैक्सीन, BCG वैक्सीन या हेपेटाइटिस A वैक्सीन? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है VI पॉलीसेकेराइड वैक्सीन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICPS के तहत विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसियां क्या कार्य करती हैं? तो ये करती हैं बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया को विनियमित करना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICPS का भविष्य में क्या प्रभाव पड़ सकता है? तो ये प्रभाव पड़ सकता है दोस्तों उपरोक्त सभी, बच्चों के प्रति अपराधों में कमी, बाल तस्करी पर नियंत्रण और बाल कल्याण सेवाओं में सुधार, मतलब उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत बाल संरक्षण योजना के तहत राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता का अनुपात क्या है? 100% केंद्र द्वारा, 75-25 केंद्र और राज्य, 60-40 केंद्र राज्य, 50-50 केंद्र और राज्य। तो क्या अनुपात है? इसका अनुपात है दोस्तों 60:40, मतलब 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार। नेक्स्ट है, ICPS के तहत बच्चों के लिए विशेष गृह किसके लिए बनाए जाते हैं? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसको आप वीडियो पॉज करके ऑप्शन पढ़ लीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऐसे बच्चे जिन्हें अपराधी घोषित किया गया हो उनके लिए एक विशेष गृह की व्यवस्था की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट है, जिला बाल संरक्षण इकाई के तहत कौन सा अधिकारी प्रमुख होता है? तो यह तो होता है दोस्तों जिला बाल संरक्षण अधिकारी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल तस्करी से निपटने के लिए ICPS के तहत कौन से प्रकोष्ठ कार्यरत हैं? तो ये है ASTU,
एंटी ह्यूमन ट्रैकिंग यूनिट्स, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है बाल विकारों की रक्षा हेतु तो स्नेही अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीपीएस के तहत ऑपरेशन मुस्कान का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है लापता बच्चों की खोज और पुनर्वास, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत न्यूनतम सजा कितनी होती है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष या 10 वर्ष? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 वर्ष। पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत जो न्यूनतम सजा है वो 7 साल है। नेक्स्ट, एकीकृत बाल संरक्षण योजना के तहत राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है ऑप्शन नंबर बी, राज्य स्तर पर आईसीपीएस को लागू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइल्ड बजटिंग का क्या अर्थ है? बच्चों के नाम पर सरकार से अनुदान प्राप्त करना, सरकारी योजनाओं में बच्चों के लिए आवंटित बजट की निगरानी, माता पिता को बच्चों की शिक्षा पर खर्च करने के लिए प्रेरित करना या बच्चों की आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता बनाना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरकारी योजनाओं में बच्चों के लिए आवंटित बजट की निगरानी। नेक्स्ट है आईसीपीएस और पोषण अभियान में मुख्य अंतर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट है भारत में आईसीपीएस को और प्रभावी बनाने के लिए कौन से कदम उठाए जा सकते हैं? तो ये उपरोक्त सभी कदम उठाए जा सकते हैं। कौन कौन से ऑप्शन है इनको आप वीडियो पॉज करके और पढ़ लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे सामान्य तर्क शक्ति से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है कि कथन है कि सभी शिक्षक पढ़ाने में अच्छे होते हैं, ये कथन है। अब इससे निष्कर्ष क्या निकला? 2 निष्कर्ष निकला। अब 2 में से सही कौन सा है? 2 निष्कर्ष क्या निकला कि कुछ शिक्षक पढ़ाने में अच्छे नहीं होते और दूसरा है कि कुछ शिक्षक पढ़ाने में अच्छे होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, गाड़ियों में वायु प्रदूषण कम करने के लिए सरकार इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देती है, ये कथन है। इसका निष्कर्ष क्या निकला कि इलेक्ट्रिक वाहन वायु प्रदूषण कम करने में सहायक हो सकते हैं। सरकार प्रदूषण नियंत्रण के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से अलग है? 169, 196, 225 या 250? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 250। नेक्स्ट है, यदि ए बी का पिता है, यदि ए बी का पिता है और बी सी की बहन है तो ए सी का क्या लगेगा? यहाँ पे ब्लड रिलेशन से रिलेटेड जो सवाल है, अगर आप इसको निकाल सकते हैं तो वीडियो पॉज करके निकालिएगा, पहले ट्राई करिए कि बन जाएगा कि नहीं। बन जाएगा, आसान ही है, और फिर हमको कमेंट करिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, इसका राइट आंसर है पिता, लेकिन जब आप समझ पाएंगे तभी आप इसको निकाल लेंगे। नेक्स्ट है, यदि आर का पिता क्यू है और क्यू की बहन एस है तो एस का आर से क्या संबंध होगा? तो इसका संबंध होगा दोस्तों बुआ का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? तो ये होती है ग्लूटियस मैक्सिमस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? तो ये होती है महाधमनी, ऑप्शन नंबर सी। नाम से ही पता है, महा, ठीक है। नेक्स्ट है, रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो ये करता है लाल रक्त कणिकाएं, आरबीसी जिसको कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स। नेक्स्ट, पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा है? छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाशय या यकृति? तो अब यहाँ पे दोस्तों मुझे लगता है कि इसमें से 95 लोगों का आंसर गलत होगा, अगर वो लोग पढ़े ना होंगे तो। अगर तुक्का मारेंगे तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके हिसाब से? क्वेश्चन नंबर के साथ में कमेंट करिएगा पहले, इसके बाद इसका आंसर देखिए कि क्या होगा। प्रश्न में पूछा गया है कि पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा है? तो इसका सबसे लंबा अंग है दोस्तों छोटी आंत, जिसको
छोटी आंत कहते हैं। इसका जो अंग है तो सबसे लंबा अंग है। नेक्स्ट है, मस्तिष्क के कितने मुख्य भाग होते हैं? तो ये होते हैं 3। कौन कौन से? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्वसन तंत्र में गैसों का विनिमय कहाँ होता है? तो ये होता है फेफड़ों की थैली में। नेक्स्ट है, आँख में प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं कौन सी होती हैं? तो ये होती हैं कोन और रोड। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान का संतुलन बनाए रखने वाला भाग कौन सा होता है? तो ये है दोस्तों सेमी सर्कुलर कैनाल। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मानव त्वचा की सबसे बड़ी बाहरी परत कौन सी होती है? डर्मिस, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस या फॉलिकल लेयर? इसका राइट आंसर हो जाएगा एपिडर्मिस। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सी हड्डी जन्म के समय मौजूद होती है लेकिन बाद में जुड़कर एक बन जाती है? टिबिया, फीमर, सैक्रम या क्लेविकल? इसका राइट आंसर हो जाएगा सैक्रम। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की मांसपेशियां अनैच्छिक होती हैं? हृदय मांसपेशी, कंकाली मांसपेशी, चिकनी मांसपेशी या ए और सी दोनों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों, हृदय की मांसपेशी और चिकनी मांसपेशी। नेक्स्ट है, कौन सी मांसपेशी सबसे तेज गति से प्रतिक्रिया करती है? तो ये है पलक की मांसपेशी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? यूनिवर्सल डोनर कौन से ब्लड ग्रुप को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों ओ निगेटिव। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, शरीर में रक्त के सबसे अधिक प्रवाह वाला अंग कौन सा है? यकृत, लीवर, फेफड़ा या किडनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत, लीवर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, कौन सा अंग विषहरण केंद्र कहलाता है? तो ये कहलाता है यकृत। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, मस्तिष्क के किस भाग को छोटा मस्तिष्क कहा जाता है? इसको कहा जाता है दोस्तों सेरिबेलम को। ऑप्शन नंबर बी, सेरिबेलम को छोटा मस्तिष्क भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए कौन सा द्रव कार्य करता है? तो ये करता है दोस्तों सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, शरीर में न्यूरॉन्स की कुल कितनी संख्या होती है? 10 मिलियन, 100 मिलियन, 100 बिलियन या 100 ट्रिलियन? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी, 100 बिलियन। नेक्स्ट है, कौन सा अंग वॉयस बॉक्स के रूप में कार्य करता है? तो ये करता है दोस्तों स्वर यंत्र। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख का सबसे संवेदनशील भाग कौन सा होता है? ये होता है रेटिना। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव त्वचा की सबसे गहरी परत कौन सी होती है? तो ये है दोस्तों हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य विदेशी निवेश को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? 2013, 2014, 2015, 2016? तो स्वच्छ भारत मिशन 2014 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षित करना। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी दोस्तों 2020 में। ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पशुधन विकास से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमामि गंगे योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है गंगा नदी की सफाई करना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, ग्रीन इंडिया मिशन किस योजना का एक भाग है? ग्रीन इंडिया मिशन जो है तो किस योजना का एक भाग है? तो यह है राष्ट्रीय कार्य योजना जलवायु परिवर्तन पर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, स्वच्छ भारत मिशन शहरी मतलब SBM अर्बन का उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है शहरों में कचरा प्रबंधन और सफाई सुधारना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य, ये क्वेश्चन हमने कल भी पूछा था। तो जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल से जल उपलब्ध कराना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, डिजिटल इंडिया मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 2015 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला उद्यमियों को ऋण सहायता देना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरकारी डेटा को सुरक्षित करना। ठीक है, तो ये रहे दोस्तों टोटल 160 क्वेश्चन। अगर इसमें से किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, किसी भी आंसर में ऑप्शन में डाउट है, तो आप हमको कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपकी भरपूर मदद करने के लिए तैयार हैं। तो इसी के साथ थैंक्स फॉर वाचिंग, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारी ये पूरी वीडियो देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखें, क्योंकि मैं डेट वाइज डेट वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।